आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, सब कुछ सही कर रही हैं, ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशनशिप रख रही हैं, अपने साइकिल को पूरे अच्छे से ट्रैक कर रही हैं, जो जो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं वो सभी चीज़ों का आप ध्यान रख रही हैं, फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा, तो बच्चेदानी की पतली दीवार इसका एक कारण हो सकती है। बच्चेदानी जैसे कि गर्भाशय या यूट्रस कहते हैं, उसकी जो सबसे अंदर की दीवार होती है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, जहाँ पर बच्चा चिपकता है, बच्चा ठहरता है, अगर उस दीवार की थिकनेस प्रॉपर ना हो, अगर उसकी थिकनेस कम की साइड में हो, तो भी प्रेगनेंसी होने में, गर्भ ठहरने में दिक्कत आ सकती है। देखिए, जो बच्चेदानी होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली दीवार को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीच वाली दीवार को मायोमेट्रियम और बाहर वाली दीवार को सिरोसा कहते हैं। ये जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है, जिसे हम हमारी भाषा में एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसकी एक प्रॉपर थिकनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा वहीं पर चिपकता है, वहीं पर इम्प्लांट होता है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि किन कारणों से ये दीवार पतली रह जाती है और क्या हम नेचुरली ऐसा कर सकते हैं जिससे ये दीवार मोटी हो, ऑप्टिमम इसकी थिकनेस हो, ताकि आसानी से गर्भ ठहर सके। तो देखिए, ये जो बच्चेदानी की दीवार होती है अंदर वाली एंडोमेट्रियम, इसका हर महीने जो थिकनेस होती है वो पीरियड साइकिल के हिसाब से बदलती रहती है। यानी कि जब आपके पीरियड्स जस्ट ख़त्म हुए होते हैं तो इसकी थिकनेस सिर्फ 4-5 मिलीमीटर होती है, फिर धीरे धीरे ये मोटी होनी शुरू होती है। अंडा निकलने के आसपास इसकी थिकनेस लगभग 8-9 mm के आसपास होती है। जो इम्प्लांटेशन है, यानी कि जब अंडा निकल जाता है, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, फिर वो जो बच्चेदानी की दीवार में चिपकता है, तो उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए, ये जो बच्चेदानी की दीवार है इसकी थिकनेस 8 से 12 मिलीमीटर के बीच की होनी चाहिए। अगर यह थिकनेस 8 mm से कम की हो, यानी कि 6-7 mm ही हो, 8 mm से कम की रह रही है, तो बच्चा वहाँ पे चिपक नहीं पाता है, वो फॉल ऑफ हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए इम्प्लांटेशन के वक्त में इसकी थिकनेस 8 से 12 मिलीमीटर की होनी ज़रूरी है। मिनिमम कम से कम 8 मिलीमीटर की थिकनेस इसकी होना बेहद ज़रूरी है। अब किन कारणों से यह थिकनेस 8 mm की नहीं होती? कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण महिलाओं के अंदर ये दीवार पतली बनती है, यानी कि ऑप्टिमम थिकनेस की नहीं बनती। स्पेसिफिकली जब आपके शरीर में ईस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम रह रहा होता है, तो ये दीवार पतली बनती है। कभी कभी जब आपके अंदर फाइब्रॉइड्स हों तो भी ये दीवार पतली बन सकती है। बच्चेदानी का इन्फेक्शन, जिसे हम हमारी भाषा में PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, उस कारणवश भी यह दीवार पतली बन सकती है। बच्चेदानी की तरफ जाता हुआ जो ब्लड सप्लाई है, वेस्कुलरिटी है, जो खून का बहाव है, अगर वह कम की साइड में है तो भी यह दीवार कम रहेगी, पतली रहेगी। किसी कारणवश अगर बच्चेदानी में अडहेशंस बने हुए हैं, यानी कि बीच में जाले बने हुए हैं, तो भी ये दीवार पतली रह सकती है। कभी कभी पास्ट में कोई DNC हुई हो या किसी प्रकार की कोई पेल्विक सर्जरीज हुई हों, तो उसके कारण भी अडहेशंस बन सकते हैं और बच्चेदानी की दीवार पतली रह सकती है। इन्फेक्शंस तो एक रीज़न होता ही है जिसके कारण कि बच्चेदानी की दीवार पतली रह सकती है। जब आपकी डाइट बहुत ख़राब होती है, आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स वगैरह काफ़ी कम होते हैं, आपका गट फ्लोरा अच्छा नहीं रहता, तो भी जो ईस्ट्रोजन की मात्रा है, जो आपके शरीर में जितनी ऑप्टिमम होनी चाहिए, वह नहीं रहती और उस कारणवश भी बच्चेदानी की दीवार पतली रह सकती है। जिन महिलाओं में बच्चेदानी की दीवार पतली होती है उनके अंदर कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान उनका जो फ्लो होता है वह कम होता है। बहुत स्पेसिफिक हिस्ट्री होती है महिला की कि पहले पीरियड आता था 5-6 दिन, लेकिन अब पीरियड 3-4 दिन ही आ रहा है। तो यदि आपका पीरियड का जो ड्यूरेशन है वह पहले से कम हो गया है, या फ्लो वह पहले से कम हो गया, जैसे कि महिला कहे कि पहले तो मुझे दिन में 3 पैड बदलने पड़ते थे, पर अब 1 या 2 से ही काम चल जाता है। तो अगर आपका पीरियड्स का फ्लो का ड्यूरेशन, यानी जितने दिन पीरियड्स पहले रहते थे अब उससे कम रह रहे हैं, या फिर उसका जो अमाउंट है, यानी कि ब्लीडिंग का जो अमाउंट है पर डे, वह कम हो गया है, तो वह भी एक सिम्टम होता है कि आपकी बच्चेदानी की दीवार की थिकनेस कम की साइड में रह रही है।
कभी कभी पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स भी एक पतली दीवार होने का सिम्टम हो सकते हैं। इरेगुलर पीरियड्स यानी कि पीरियड्स के बीच में ही हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाना। जब दीवार प्रॉपर थिकनेस की नहीं होती वो तो कभी कभी बीच में शेड ऑफ भी हो जाती है, जिसके कारण जो बीच में स्पॉटिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं अगर आपकी बच्चेदानी की दीवार पतली रह रही है। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि यह दीवार मोटी रहे, ऑप्टिमम थिकनेस की रहे, ताकि प्रेगनेंसी होना आसान रहे। जब आप हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे कि यह दीवार थिक हो जाती है। तो अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको डेफिनेटली आपकी गायनिक दीवार की थिकनेस बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दे सकती हैं। परंतु यदि आप कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं ले रही या फिर आप नेचुरल चीज़ें जानना चाहती हैं जिससे कि यह दीवार ऑप्टिमम थिकनेस की हो जाए, तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या नेचुरल यानी कि क्या चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐसी ले सकती हैं, क्या नेचुरल ऐसे काम कर सकती हैं जिससे कि यह थिकनेस प्रॉपर बन पाए। तो खाने के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है? खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर एल आर्जिनिन अच्छे अमाउंट में होता है। एल आर्जिनिन एक प्रकार का वेसोडाइलेटर होता है, यानी कि जो हमारी खून की धमनियां हैं उनको वो डायलेट कर देता है, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो अच्छी मात्रा में आपकी बच्चेदानी की तरफ जाता है। तो एल आर्जिनिन जिन खाद्य पदार्थों में मिलता है वह आपके प्रेगनेंसी होने में हेल्प करता है, क्योंकि वह बच्चेदानी की दीवार को ऑप्टिमम कर देता है, ठीक कर देता है। तो एल आर्जिनिन रिच डाइट होती है जैसे कि आपके बीन्स हैं, फलियां हैं, नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर एल आर्जिनिन अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आपको इन चीज़ों का अधिक प्रयोग करना है। डाइट के अंदर विटामिन ई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो ईस्ट्रोजन का अमाउंट अच्छी मात्रा में रख सकती है, आपके बच्चेदानी की दीवार को ऑप्टिमम थिकनेस की रखने में हेल्प कर सकती है। विटामिन ई आपको मिलेगा नट्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, जैसे बादाम है, अखरोट है, सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन है, एवोकाडो है। इन चीज़ों के अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलता है, तो उसका प्रयोग भी बढ़ाइए अपनी डाइट के अंदर। प्रोबायोटिक्स अगर आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में लें, प्रोबायोटिक्स के अंदर आता है जैसे कि दही है, छाछ है, योगर्ट है। ये चीज़ें आपके इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ाती हैं, जिसके कारण कि ये जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, बीटा ग्लूकोनेडेज, जो कि ईस्ट्रोजन के ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अपनी डाइट में आपको बढ़ाना है योगर्ट को, दही को, छाछ को। इसके अलावा डाइट के अंदर आप होल ग्रेन्स का इंटेक भी बढ़ाइए। होल ग्रेन्स जैसे कि आपका ब्राउन राइस है, किनोया है, इवन पॉपकॉर्न है। जी हाँ, पॉपकॉर्न भी क्योंकि होल ग्रेन वाली चीज़ होती है, इसलिए यह भी आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है, आपकी बच्चेदानी की दीवार की थिकनेस को ऑप्टिमम रख सकता है। खाने में इन चीज़ों के ध्यान रखने के अलावा जो चीज़ ज़रूरी है वह है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में चाहे आप भले ही सिंपल वॉक करें, वॉक भी आपके ब्लड फ्लो का, जो बच्चेदानी की तरफ जाता हुआ ब्लड फ्लो है, वेस्कुलरिटी है, उसको इम्प्रूव करेगा। जब आप वॉक करती हैं तो जो बच्चेदानी वाला हिस्सा होता है उसके अंदर अच्छी मात्रा में ब्लड फ्लो होता है, जिसके कारण कि कंसीव करने की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है। आपने देखा होगा यूजुअली बहुत कॉमनली डॉक्टर्स कहते हैं कि आप डेली वॉक कीजिए, वो हेल्पफुल रहेगी। तो डेफिनेटली उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न यही होता है कि वो आपकी वेस्कुलरिटी को इम्प्रूव करता है। वेस्कुलरिटी इम्प्रूव वॉक से होती है। उसके अलावा मसाज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा जब हेयर फॉल होता है तो तेल मालिश के लिए सलाह दी जाती है और कहा जाता है इस तेल से करो तो अच्छा रिजल्ट आएगा, या ये पर्टिकुलर तेल यूज़ करो। एक्चुअली रिज़ल्ट वो तेल का नहीं होता बल्कि उस मालिश का होता है, क्योंकि जब भी किसी भी एरिया में मालिश की जाती है तो वहाँ पर जो जाने वाला ब्लड सप्लाई है, वेस्कुलरिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है। जब भी वेस्कुलरिटी इम्प्रूव होती है तो उस ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो बेहतर हो जाता है। जैसे कि सिर की मालिश की जाती है तो बाल जो होते हैं ऑब्वियसली क्योंकि वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है तो बाल ज़्यादा घने आते हैं। उसी प्रकार जब पेल्विक एरिया की मसाज की जाती है, मालिश की जाती है, तो उस एरिया में जाने वाला जो ब्लड सप्लाई है वह इम्प्रूव हो जाता है और वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। वेस्कुलरिटी बढ़ने के कारण आपका जो बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल भी होता है वह इम्प्रूव हो जाता है। बच्चेदानी की दीवार जो है वो एक ऑप्टिमम थिकनेस की मिलती है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये जो मालिश वाली चीज़ है वो आपको थ्रू आउट द मंथ करनी है। जी नहीं, आपको थ्रू आउट द मंथ नहीं करनी है। स्पेसिफिकली जब आपका इम्प्लांटेशन का समय आ चुका है उसके बाद में आपको ये बंद कर देनी है, नहीं तो ये आपके इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि आपका 30 डेज़ का साइकिल है तो आप इनिशियल 17-18 डेज़ लगभग ये कीजिए, उसके बाद में इसे बंद कर दीजिए, उसके बाद इसे आपको कंटिन्यू नहीं रखना है। अगर आपका 28 डेज़ का साइकिल है तो आप इनिशियल ये 15 ज़्यादा से ज़्यादा 16 डेज़ तक कंटिन्यू रखिए, फिर उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। इन सभी चीज़ों का अपने लाइफस्टाइल में जो आप ये चेंजेस करती हैं, इनसे जो कंसीव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का अमाउंट इम्प्रूव होता है, आपके बच्चेदानी की दीवार की जो थिकनेस है वह ऑप्टिमम थिकनेस की साइड में जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इम्प्लांटेशन या ओवुलेशन के बारे में अगर आपको और भी कोई डिटेल्स जाननी है तो ओवुलेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं उसके डेडिकेटेड वीडियो मेरा है। इम्प्लांटेशन पेन क्या रहता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस पर डेडिकेटेड वीडियोस मेरे हैं जो आप देख सकते हैं ताकि आप कंसीव आसानी से कर पाएँ। और अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत लंबा समय ना वेस्ट करें, अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। धन्यवाद।